नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को मारे गए 22 लोगों को शहीद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देकर जो राजनीति की जाती है वह इस साल भी हुई। हालांकि 13 जुलाई को पाबंदियों के चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेता तथा अलगाववादी सोच रखने वाले लोग कब्रिस्तान नहीं पहुंच सके, लेकिन एक दिन बाद यानी सोमवार 14 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रशासन की रोक के बावजूद कब्रिस्तान पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ नोकझोंक की और इसके बाद इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला का यह प्रदर्शन दरअसल एक तयशुदा सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य खुद को और अपनी पार्टी को कश्मीर की असली आवाज के तौर पर प्रस्तुत करना है। लेकिन विडंबना यह है कि 1931 की उस घटना को लेकर जो राजनीति की जाती रही है वह आज के जम्मू कश्मीर के जख्मों से कोई सीधा सरोकार नहीं रखती। सवाल उठता है कि 1931 के नाम पर हर साल राजनीति करने वाले इन नेताओं ने क्या कभी उन परिवारों की सुध ली जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके माता पिता आतंकवाद के कारण मारे गए? यहीं आकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का दृष्टिकोण अलग दिखाई देता है। जहां एक और उमर अब्दुल्ला बीते इतिहास की कब्रों पर सियासत कर रहे हैं, वहीं मनोज सिन्हा प्रशासनिक स्तर पर उन पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं जिनकी पीड़ा आज भी ताजा है। आतंकवाद की घटनाओं में मारे गए 40 निर्दोषों के परिजनों को जब उपराज्यपाल ने नौकरियों की सौगात दी तो वह क्षण बेहद भावुक कर देने वाला था। देखा जाए तो नियुक्ति पत्रों का आवंटन सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस भरोसे की बहाली थी जो सालों से टूटा पड़ा था। मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासन यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अब जम्मू कश्मीर सिर्फ राजनीति और प्रतीकों की भूमि नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पीड़ितों के दर्द को समझा जाएगा और उनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। नौकरियों का यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए आशा का नया द्वार खोलता है जिन्होंने आतंकवाद के कारण अपनों को खोया। यह राजनीति नहीं, मानवता और सुशासन का उदाहरण है। उधर उमर अब्दुल्ला जिस तरह हम गुलाम नहीं जैसे बयान देकर खुद को जनता का असली प्रतिनिधि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक पुरानी राजनीतिक शैली है जिसे आज के कश्मीर में लोग अब कम महत्व देते हैं। कश्मीर के लोग अब रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य की बात करना चाहते हैं, न कि बीते हुए इतिहास के जख्म कुरेदकर सियासत चमकाने वाले नेताओं की बात सुनते हैं। आज जम्मू कश्मीर के सामने असली सवाल यह नहीं है कि कौन कब्रिस्तान गया और किसे रोका गया। असली सवाल यह है कि कौन उस युवा पीढ़ी के लिए अवसर पैदा कर रहा है जिसने बंदूक और हिंसा के साए में अपना बचपन खोया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन उसी भविष्य को बनाने की दिशा में व्यवहारिक कदम उठा रहा है। उपराज्यपाल का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि वे दिन अब लद गए जब आतंकवादियों के परिजनों को नौकरी मिलती थी। हम आपको यह भी बता दें कि मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपकर अपना वादा 15 दिन में पूरा करके दिखा दिया है। उपराज्यपाल ने 29 जून को अनंतनाग में आतंकवाद के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि पीड़ितों के पात्र परिजनों को 30 दिन के भीतर नौकरी दी जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन अब उन सभी परिवारों के दरवाजे तक पहुंचेगा जो दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके लिए नौकरियां, पुनर्वास तथा आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडितों के मामलों की गहन जांच का भी आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर में साफ दिखाई दे रहा है कि एक और बीते दौर की राजनीति में उलझे नेता हैं जो इतिहास के नाम पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल हैं जो वर्तमान के जख्मों को भरने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ठोस काम कर रहे हैं। जनता अब यह फर्क अच्छी तरह समझ रही है। कार्यक्रम के दौरान उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए जिनके प्रियजन की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और उनके समर्थकों की पोल खोली। मेरा नाम काजल देवी है और मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो एलजी सर ने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम के बाद हमारा किसी ने सुना, हमें कुछ मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इससे पहले कभी आपको ऐसी सुविधाएं मिली या कितनी मुश्किल का सामना? नहीं सर, बहुत ही मुश्किल आई। घर में कोई नहीं था, एक ही पापा थे, तो उनकी डेथ के बाद बहुत ही मुश्किल आई। तो आज जाके मसा हमें इंसाफ मिला, उसके लिए शुक्रिया। तो आज आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो जी सर, खुशी आप महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा लग रहा है, इतने टाइम के बाद किसी ने हमारा सुना, हमारा कुछ हुआ, सर ने सोचा हमारे बारे के लिए, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंटमेंट लेटर्स उन तमाम लोगों के साथ दिया गया जो टेररिज्म के विक्टिम बने हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर पे जिन जिन अफसरान ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसएसपी, पुलिस ने, जिसने भी इसमें कड़ी रोल दिया है,
क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एक वादा था 30 दिन में, लेकिन वो इन्होंने आज 15 दिन में करके दिया है। और इन चिरागों को आज दोबारा से एक रोशनी मिली है। मुझे उम्मीद है जो बाकी जो भी चिराग बचे होंगे उन तक ये रोशनी पहुंचे। और मेरी एक पुरजोर अपील रहेगी तमाम आवाम से कि डायरेक्टली आप जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाके SSP ऑफिस जाके कोई भी इसमें सिस्टम ना बने जहां पे आप लोगों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी लोग अभी तक इस जुमरे में आ चुके हैं या जिनकी वेरिफिकेशन चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एक वादा है उन्होंने आज वादा पूरा किया, और बाकी जितने भी लोग हैं उनका भी एक वादा जो है मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ये जरूर पूरा होगा। देखिए, जहां तक इससे पहले इन विक्टिम्स की बात है, SRO 43 बनते थे, उनमें वेरिफिकेशंस का टाइम लगता था, बहुत सारी कड़ियां और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज किए जाती थी। नो डाउट कि कोई भी काम विदाउट फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन जो फास्ट ट्रैक विंडो जो इन विक्टिम्स इन फैमिलीज के लिए खोला गया है, ये चीज सराहने की बात है। हम तहे दिल से बारामूला की आवाम की तरफ से नहीं, पूरे J&K की आवाम, ये आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सलूट करते हैं और तहे दिल से उनको मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ सर। हमारे ब्रदर की डेथ हुई थी सर 2006 में, इंटेंसिव विक्टिम में ऑपरेशन में हुई थी सर टटानी सरूर में। तो उसके बाद सर ये हमारा SRO का केस जो था ये सारा पेंडिंग ही था सर। तो हम सरकारें आती रही सर, हम सरकारों के पास जाते रहे, पूछते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर। तो ये LG मनोज साहब ने जब बोला कि हम आपका काम जल्द से जल्द करेंगे, तो हम LG मनोज साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि सर इन्होंने जल्द से जल्द हमारे केस को सॉल्व किया। और हम जो शहीद परिवार वाले थे, हमारी फैमिली सर बहुत ही मतलब शदीद इसमें रह रही थी, जिसमें कि हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही थी सर, हमारी कोई सुनवाई रही थी। इसलिए सर हम LG साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। सर महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने बहुत सारी मुश्किलातें सही सर, परिवार का सर्कल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था सर, मजदूरी करके भी सर सरकार का परिवार का नहीं होता। जिस टाइम डेथ हुई थी उस टाइम तो सर फादर साहब को कमा के परिवार को पालना था सर, फिर हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे, डर एक परिवार का जब कोई सदस्य चला जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। घर वाले भी बाहर नहीं भेजते, उनको डर रहता है कि एक बेटा गया कहीं दूसरा बेटा भी नहीं जाए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता सर। इसलिए हम आज मनोज साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि जिनने सर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर देकर। जहां तक उमर अब्दुल्ला के भड़कने की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने उन्हें और उनके दल को शहीदों के कब्रिस्तान में प्रवेश करने से रोकने पर उपराज्यपाल और पुलिस की कड़ी आलोचना की। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने शहीद दिवस से जुड़े घटनाक्रमों की कवरेज को लेकर स्थानीय मीडिया संस्थानों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस कवरेज से यह स्पष्ट हो गया है कि कौन डरपोक है और किसमें साहस है। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू और श्रीनगर दोनों के अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के हमारे स्थानीय समाचार पत्रों को देखिए, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन डरपोक है और कौन साहसी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय मीडिया ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि रविवार को निर्वाचित सरकार और अधिकतर जनप्रतिनिधियों को नजरबंद कर दिया गया था। अब्दुल्ला ने कहा, डरपोकों ने इस सच्चाई को पूरी तरह दफना दिया कि कल पूरी निर्वाचित सरकार और अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरबंद कर दिया गया था। जिन अखबारों में थोड़ी हिम्मत थी उन्होंने इसे पहले पन्ने पर छापा है। इस खबर को नजरअंदाज करने वाले बिके हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। बहरहाल आइए देखते हैं मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।